नेपाल के तराई क्षेत्रों में और बिहार में, उत्तर बिहार में जो भारी वर्षा हुई उसके कारण 16 जिले प्रभावित हुए। 130 प्रखंड अभी भी प्रभावित हैं, 1333 पंचायत प्रभावित है और लगभग 83,62,000 लोग प्रभावित हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं। और इसके लिए जितना काम किया गया, कई लोगों को निकाला गया, 5 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया, कई लोगों के रहने का इंतजाम किया गया, लोगों के भोजन का इंतजाम किया गया, करीब 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को निष्क्रमित किया गया। और जो उस समय की स्थिति हुई तो कई जिलों में एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से हम लोगों ने राहत पैकेट कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाया था, राहत शिविर चलाए गए और उसमें कई जगह लोगों के रहने का इंतजाम, और उसके बाद लोगों के भोजन के लिए जो पूरे तौर पर सामुदायिक रसोई केंद्रों की स्थापना की गई, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग भी एक समय पर आकर के, अब तो उनकी संख्या बहुत घटी है और ये जो राहत शिविर में है उसमें भी संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि स्थिति में थोड़ा, अभी तो पूरे तौर पर नहीं, लेकिन थोड़ा उसका स्थिति में अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। तो ये सब काम जो किया जा रहा है, और इस बीच में जान लीजिए, अब हम लोग तो शुरू से कहते हैं कि सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार है। तो जो आपदा पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए तो हम लोग सब तरह का काम करते हैं। सबसे पहले तो ग्रेचुटस रिलीफ हम लोग देते हैं, और आप जानते हैं ग्रेचुटस रिलीफ जो शुरू किया था हम लोगों ने 2007 में, और 1 क्विंटल अनाज हम लोग दे रहे थे। तो उत्तर बिहार में दरभंगा में एक जगह पहुंचे तो हमको कहने लगा क्विंटलिया बाबा। तो हमने देखा कि देखिए पहले लोग करते नहीं थे, आज अगर किसी काम को किया जाए तो कितना अच्छा। उसके बाद हमने देखा कि इसको सीधे नगद राशि में दिया जाए, तो 3,000 रुपया अनाज के लिए देते हैं और 3,000 रुपया लोगों के बर्तन के लिए और वस्त्र के लिए देते हैं, यानी कुल मिलाकर के 6,000 रुपया एक परिवार को ग्रेचुटस रिलीफ हम लोग कितना बांटते गए। 17 में कितना बटा, करीब 24,000 करोड़। और अभी पिछले वर्ष कितना बचा, लगभग 21,000 करोड़ रुपया पिछले साल। और इस बार जो सिलसिला चल रहा है, 10,48,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6,000 रुपए की दर से लगभग 629 करोड़ रुपया। और आपदा प्रबंधन विभाग को हमने ये कह दिया है जल्दी से जल्दी बाकी सब लोगों को पहुंचाया जाए, और इसके बाद जो उससे प्रभावित है, जिनकी फसल बर्बाद हो गई है, उनके लिए हम लोग देंगे, मदद करेंगे, सहायता। तो कई प्रकार की, मतलब 3 तरह की सहायता हम लोग करते हैं और इतना सब कुछ करते हैं। ये तो काम हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन अभी कौन जानता, अब इसके आगे अभी ये तो अब अगस्त का महीना चल रहा है और सितंबर का महीना है, कभी कभी तो अक्टूबर के शुरू तक में हुआ है बाढ़ की स्थिति। तो अभी तो अपने यहां समझ लीजिए 10-15 अक्टूबर तक का समय है। इस बीच में कब कहां कितनी बारिश होगी और क्या स्थिति उत्पन्न होगी कोई नहीं जानता। तो हम लोगों को सतर्क रहना है, सचेत रहना है। तो इस दृष्टिकोण से तो काम हो ही रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो ये पुनर्गठन हुआ है, इसके चलते एक तरफ आप सब चीज बता दिया आप लोगों ने कि कहां कहां क्या कमी आई और उसको किस तरह से दूर किया, जहां जो और ज्यादा उसको सुदृढ़ीकरण की जरूरत थी वो किया, और इस बार भी रिपेयरिंग का काम बहुत ज्यादा हुआ। तो ये सब काम तो कर रहे हैं, और लेकिन साथ साथ अब सिंचाई का भी प्रबंध हो रहा है। सिंचाई के माध्यम से जो कुछ करना है वो सब भी काम बहुत अच्छे पैमाने पर हो रहा। तो ये खुशी की बात है कि अब जो कुछ भी स्थिति हो तो इसमें ध्यान देना। अब एक बात जो हम कहेंगे, जिसके बारे में हमारे साथियों ने चर्चा की है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अब देखिए तो अगर बाढ़ की स्थिति या कुछ भी स्थिति होती है उसका आकलन यहां हो रहा। इसमें पूरे तौर पर ये जो काम किया जा रहा है, तो ये जो जल संसाधन भवन है अनीसाबाद में, पटना में, जिसको बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केंद्र के रूप में जाना जाता है, वहां पर 10 फरवरी 2018 को मैथमेटिकल मॉडलिंग का काम
उसकी स्थापना, मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना की गई और वो पूरे तौर पर क्रियाशील है। और उसका कितना ज्यादा हो रहा है, यानी आप समझ लीजिए कि 72 घंटे पूर्व ही जो कुछ भी स्थिति होने वाली है उसके बारे में लोगों को जागरूक कर देते हैं, जानकारी दे देते हैं और लगभग 90%, 90% वो बिल्कुल उनका जो आकलन हो रहा है मैथमेटिकल मॉडलिंग का वो सही निकल रहा है। तो इसलिए तो कई चीजें हैं, जल स्तर एवं जल स्राव का पूर्वानुमान एवं रियल टाइम रेनफॉल तथा डिस्चार्ज से संबंधित जानकारी विभागीय अभियंताओं को, आपदा प्रबंधन विभाग को, जिला प्रशासन को ये लोग उपलब्ध कराते हैं। कितनी खुशी की बात। लेकिन अब इसका और ज्यादा, इसी भवन में इन लोगों ने एक डेटा सेंटर की स्थापना की है। इस डेटा सेंटर का उपयोग बिहार के विभिन्न नदियों के मॉडलिंग कार्य, बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली सहित विभागीय जो इनके काम है इसके लिए किया जाएगा। तो ये कोई मामूली चीज है। अब आज इसका उद्घाटन आप लोगों ने करवाया है। ये जो हम लोगों का मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर बना, उसके बाद ये जो काम आप लोगों ने इसका किया है डेटा सेंटर का, इससे और ज्यादा फायदा होगा। और इस काम में जो एनालिसिस, या पहले से आप लोग इसको कुछ इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और उसको पूरे तौर पर एनालिसिस करके लोगों को भेजते हैं, उसी तरह से इस डेटा सेंटर का और ज्यादा उपयोग होगा। लेकिन आज जब शिलान्यास हो रहा है तो खुशी हो रही है। ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस की बात, भाई हमारे विजेंद्र जी इसकी पूरी चर्चा कर रहे थे और ललन जी ने भी इसका जिक्र किया, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे मंजुल हजारिका साहब हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। ये जो बात होने वाला है फिजिकल मॉडलिंग सेंटर, ये बहुत बड़ी चीज होने वाली। और सब लोगों ने, आप लोगों ने बता दिया कि अभी जब हम लोग सिंचाई की कोई योजना बनाते हैं तो उसके फिर वेरिफिकेशन के लिए, सब के लिए लोगों को कहां जाना पड़ता है? तो CWPRS, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, पुणे जाना पड़ता है। अब यहां पर ये जो बन जाएगा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर, तो इसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाढ़ की समस्याओं के निदान के लिए सिंचाई सृजन की नई परियोजनाओं का मॉडलिंग कार्य अब यही हो जाएगा। और इसका लाभ सिर्फ बिहार को ही नहीं मिलेगा, सब लोगों ने, आप लोगों ने कह दिया, दूसरे लोग भी इसका लाभ लेंगे। तो मुझे खुशी है। थोड़ा भाई काम इसके शुरुआत में विलंब हुआ है, जब इसकी बात पहले ही हुई है। और हम लोग तो यहां कितनी बार जा करके हम लोगों ने इस काम के लिए हर तरह से वीरपुर में जाते रहे हैं और सब काम भी करते रहे। उसका उद्घाटन करने गए, सारी बात हुई और उसी समय इन सब चीजों के बारे में बात हुआ कि जैसे आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर है उसी तरह से फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बने। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर से आपको आगे के बारे में पता चल जा रहा है। आप फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जब हो जाएगा तो कोई भी आप योजना बनाएंगे तो उस योजना को पूरे तौर पर इसके माध्यम से ठीक ढंग से बनाने के लिए आपकी कार्य योजना बन जाएगी। तो ये सब बहुत जरूरी है। उसकी स्वीकृति जब करेंगे, धनराशि उसमें खर्च किया जाएगा। तो मैं इसके लिए आप मैंने विभाग को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई ये जो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी यहीं बैठे हुए इन कार्यक्रमों में रहते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने स्तर से भी कृपा करके इस चीज की मॉनिटरिंग करवाइए और ये तेजी से फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण काम पूरा हो जाए तो हम समझते हैं कि बिहार के लिए ये बहुत उपयोगी चीज होगा। अब आप लोगों ने जो भी उद्घाटन, शिलान्यास, सब के बारे में पूरी बात आप लोगों ने कह दी, तो इसके लिए मुझे दोहरा करके इन बातों को कहने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं एक बात का जिक्र करूंगा, जो पर्यावरण की स्थिति है उसको देखते हुए जो हम लोगों के यहाँ ये असर इतना पड़ता है, और इतना तो हम लोग करते ही रहते हैं। हम लोगों का आप जरा देख लीजिए, पूरे बजट को देख लीजिए, कितना काम करते हैं। अब सड़क का निर्माण कराते हैं, अब बाढ़ आ जाता है, सड़क टूट जाता है, तो फिर उस पर खर्च करना पड़ता है। तो जो बिहार अफेक्टेड है फ्लड से, जिसकी चर्चा हम लोगों ने फिगर दे दिया, तो जिस तरह से बिहार की स्थिति है, इसमें बिहार की सरकार को करना पड़ता है और अपनी धनराशि
ज्यादा से ज्यादा लगानी पड़ती है राज्य को। तो अब कम से कम ये सब काम किया जा रहा है और इस सब के बारे में तो आप लोगों ने बता दिया, लेकिन जो पर्यावरण की स्थिति है अब उसको देख लीजिए, कब बाढ़ होगा, कब सूखे की स्थिति आ जाएगी। इसलिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया, पिछले साल ही हम लोगों ने विधानसभा विधान परिषद का, हमारे अध्यक्ष महोदय यहां पर बैठे हुए हैं, हमने अनुरोध किया, इन लोगों ने सभी दल के लोगों से बातचीत किया और फिर कंबाइंड एमएलए और एमएलसी की मीटिंग, विधानसभा विधान परिषद की मीटिंग, एक अलग से एक ज्वाइंट सब लोगों को बैठाया गया और उसमें हम लोगों ने पर्यावरण की स्थिति पर चर्चा की। और वहीं पर जितनी बात हुई, हमने देखा करीब 40 से भी ज्यादा विधायकों ने अपनी बात रखी। हम लोग, इन्होंने अनुरोध किया था, लोगों ने लिख करके भी दिया, बड़ी दिलचस्पी ली थी। लेकिन उसी दिन हम लोगों ने तय कर दिया था, वो 13 जुलाई पिछले वर्ष 2019 को, और उसी दिन हम लोगों ने तय किया कि हम लोग जल जीवन हरियाली मिशन मोड में करेंगे और जल जीवन हरियाली अभियान चलाएंगे। उसी समय हमने नामकरण किया जल जीवन हरियाली, यानी जल और हरियाली के बीच में ही जीवन सुरक्षित। और ये काम करके जो हम लोगों ने करना शुरू किया, सबकी राय, सब कुछ हो गया और बड़े पैमाने पर मैं इसके लिए सबको धन्यवाद देता हूं। और चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने ये कहा कि इसके लिए बैठ करके हम लोगों को कार्य योजना बनानी और 11 अंश में उसको, जिसमें कि 11वां अंश है अभियान का, लेकिन 7 अंश है जल को लेकर के और 1 अंश है हरियाली के लिए और 1 अंश है सौर ऊर्जा के लिए। क्योंकि बिजली का जितना ज्यादा हम लोग पहुंचा दिया घर घर तक, तो अब उसके बाद लोगों को अक्षय ऊर्जा की तरफ हम लोग ले जा रहे हैं, पर्यावरण के संतुलन के लिए, उसकी स्थिति ठीक हो जाए। और उस पर जो समूचा काम हो रहा, तेजी से काम हो रहा, ये बीच में कोरोना वायरस के चलते जो स्थिति आई, काम बीच में रुका, यह और इसके लिए जो हम लोगों ने अभियान पूरा चलाया, हम तो पूरे बिहार में घूमे और हमने लोगों को देखा कि इसके लिए कितनी बड़ी संख्या में सभाओं में उपस्थित होते थे। और कोई स्थल को देखने हम चले जाते थे, वहां पर देखते थे हम कितने लोग आते थे। और धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात आ गई कि पर्यावरण का संतुलन जरूरी है और जल जीवन हरियाली अभियान को लोगों ने समझा। और जल जीवन हरियाली अभियान के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा चारों तरफ जो काम तो किया ही, योजनाएं तो बनाई गई, जिसका भी जिक्र हमने हर जगह किया, लोगों के बीच में प्रचारित किया गया। यानी जितने हमारे तालाब, पोखर हैं, आहार पइन है, वो सब, नलकूप को भी सब हम लोग भी करेंगे, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार करेंगे और कुओं और चापाकलों के समय बगल में सोख्ता का निर्माण करेंगे। छोटी नदियों और जंगल पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु चेकडैम आदि संरचनाओं का निर्माण करेंगे। सरकारी भवनों में जो रूफ टॉप पर रहता रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रबंध करेंगे और इसके लिए लोगों को भी प्रेरित करेंगे। और जितने ये सब काम किया गया और एक योजना इसी में हम लोगों ने तय किया, जो हम शुरू से, आज से नहीं, बहुत समय से कह रहे थे,